तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुहासा जिसकी खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, याद आ रे हम याद आ रे, तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत नसीब। यहाँ हम कवर करने वाले हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जितनी भी हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ेंगे उन सब के अंदर उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं इसी के नाम से। तो इसी के नाम में ही सब कुछ छुपा रखा है। देखो हेलोजन, हेलोजनेशन बना है हेलोजन से। और बता दें कि हेलोजन मतलब होता है 17 ग्रुप के एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एक बात और बता दें कि इसके अंदर हेलोजनेशन जो होता है उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ मैकेनिज्म समझाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो उसमें समझाया था कि इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों यूज़ होता है? ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर सके। वैसे पूरा उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो अब रिएक्शन करते हैं। और इसी लुईस एसिड बेसिकली जो यहाँ लेते हैं, हम लोग लेते हैं FeCl3 या लेते हैं हम क्या AlCl3, और कभी कभार इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हेलोजन कैरियर। समझे कि नहीं समझे? अब देखो रिएक्शन होती कुछ इस तरीके से। बाकी जो चीज़ यहाँ समझ में नहीं आएगी, इसकी मैकेनिज्म में 101% समझ में आ जाएगी, तो इस मैकेनिज्म का इंतजार करना। Cl2 का प्रेजेंस Cl2 से करा रहे हैं, ये क्या है एनहाइड्राइज AlCl3। टेम्परेचर 310 से लेके 320 केल्विन के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। कंपाउंड क्या बनता है इस तरीके से, यहाँ Cl आ जाता है, HCl आ जाता है। बस इस रिएक्शन को लिखते जाओ, मैकेनिज्म में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो और क्या होता है, ये रहा है। देखो ये जो क्या बोलते हैं कैटलिस्ट या लुईस एसिड की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन अपने आप पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ हम इसकी यूज़ करते हैं Br2। और कंडीशन वही सेम टू सेम है, इसकी जगह AlCl3 की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे FeBr3। टेम्परेचर सबको सेम है, एनहाइड्रस FeBr3। कंपाउंड बनता है क्या, कंपाउंड बनता है Br प्लस HBr। देखो क्लोरीन की हो गई, ब्रोमीन की हो गई। अब देखते हैं हम आयोडीन की। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आयोडीन की होती कुछ इस तरीके से, बेंजीन बनाओ और हम लोग क्या डालते हैं इसके अंदर, हम डालते हैं आयोडीन I2 और इसको कराते हैं हम हीट। तो ये कंपाउंड बनता है इस तरीके से। क्या बनता है? इस तरीके से। लेकिन ये वाली रिएक्शन होती क्या होती है? रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का कहने का मतलब ये होता है कि इसकी प्रेजेंस के होने की वजह से दोबारा रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब तुम्हें एक कंपाउंड नहीं मिलेगा, जैसे तुम लोग बोल रहे हैं ना आयोडो बेंजीन, ये आयोडीन बेंजीन तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा, तब मिलेगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल में नहीं जाएगी। जैसे ये फॉर्म होगा दोबारा बेंजीन I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आखिरकार इस रिएक्शन को हम लोग यहीं रोकने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे बोलते हैं आयोडिक एसिड। फॉर्मूला होता है HiO3, क्योंकि Hi जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडिक एसिड। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो काफ़ी अच्छे से प्रचलित HNO3 हैं। और तीसरे की हम लोग बात करते हैं वो होती है मर्क्यूरिक एसिड। तो इनमें से अगर तुम कोई भी अगर एक यूज़ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कोई भी अगर एक चीज़ यूज़ कर लोगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। मतलब जो इनका हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। तो देखो जैसे मान लो एक कंटेनर था, कंटेनर तुमने बेंजीन ली, I2 ली और इसका फॉर्मेशन हो गया है। हमने देखा कि इसको हम इस तरीके से बनाते हैं और इसको बनाते हैं हम रेड से, इसका इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया है। अब तुम चाहते हो कि अब ये रिएक्शन बैकवर्ड में ना जाए। बैकवर्ड में ना जाने का मतलब कि ये दोबारा बेंजीन I2 में ना बने, जिसका मतलब है कि तुम्हें इसको गायब करना पड़ेगा, इसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म कर दो। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें क्या मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे
HNO3, मतलब इस कंटेनर में HNO3 भी आ गया है, या फिर HiO3 मिला लेते हैं, HiO3 मिला लिया है, मतलब ये रहा HiO3 का मॉलिक्यूल्स। देखो ये मॉलिक्यूल्स है बेंजीन का और ये मॉलिक्यूल्स है किसका, HI का। तो HI का मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि जो HiO3 है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही रिएक्ट करेंगे देखो रिएक्शन होगी HI प्लस HiO3, और हीट तो दे ही रहे हैं कंपाउंड में, मतलब रिएक्शन में हीट, तो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है H2O प्लस I2। अगर तुम इसकी जगह क्या यूज़ करते हो, HNO3 यूज़ करते हो, तो HI प्लस HNO3, हीट तो बेसिकली दे रहे हैं, तो कंपाउंड तुम्हें मिलेगा H2O प्लस NO प्लस I2। और अगर बताएं HI है और इसकी जगह तुम यूज़ कर रहे हैं HGO, तो बनेगा HgI2 और प्लस H2O। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर तुम्हें आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके साथ तुम्हें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा, कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए। रिवर्सिबल मतलब होता है कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो जाए। हाँ, अब तुम कहोगे देखो भैया आपने क्लोरीन की बात कर ली, ब्रोमीन की बात कर ली, आयोडीन की बात कर ली है, अब क्या फ्लोरीन से कोई दुश्मनी है क्या? तो मैं कहूँगा जो फ्लोरीनेशन होता है, फ्लोरीनेशन वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस रिएक्शन को हम कराते ही नहीं हैं, समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए हम फ्लोरीनेशन मतलब क्या होता है, तुम यही देखना चाहते हो आखिर कैसा होगा, तो इसके लिए अपन दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इस रिएक्शन से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब हम बात करते हैं हेलोजनेशन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी, कोई चीज़ कहाँ से कैसे गई। तो स्टार बना के लिखो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। देखो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि इसके अंदर हम लोग लुईस एसिड यूज़ करते हैं। लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जैसे मान लो जो हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं FeCl3 या फिर यूज़ कर रहे हैं FeBr3। तो इसके अंदर जो मेटल है ना Fe, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये कंपाउंड वर्क करेगा लुईस एसिड की तरह। देखो अब क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर कि हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है। देखो तुम्हें इस तरीके समझो कि ये मान लो कंटेनर है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं बेंजीन के, ग्रीन कलर से जो हम बना रहे हैं बेंजीन के, याद रखना। जो हम रेड कलर से बना रहे हैं वो किसके मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2 के, याद रखते जाना बहुत अच्छे से, Cl2 के। अब देखो जो हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं वो है लुईस एसिड। क्या है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं FeCl3 और Cl2 हम कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं Cl2 ले रहे हैं इस रेड कलर से। और ग्रीन कलर से क्या है, ग्रीन कलर से हमारा है बेंजीन। देखो कहानी होगी कुछ इस तरीके से कि ये जो ब्लैक वाले हैं ये Cl2 के आसपास होंगे, तो ये ब्लैक वाले इसको पोलराइज करना स्टार्ट कर दें। कैसे, देखो Cl है और ये FeCl3 है, मान लो इस तरीके से पास पास में होंगे और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर ऐसा था, ये चीज़ यहाँ को खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म पढ़ाई हुई जनरल वाली, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाया है। अगर यहाँ समझ में नहीं है तो वहाँ ज़रूर देख लेना। शिफ्ट हो गया है तो Cl इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये रहा Fe, चलो FeCl और Cl। तो इस तरीके से पोलराइज करके ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो Cl प्लस हो जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन पेयर गए हैं, और ये जाके चिपक जाएगा तो बना लेगा FeCl4 माइनस।
तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? फॉर्मेशन हो गया क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन का मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। तो पहला स्टेप तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि हमने इलेक्ट्रोफाइल तो बना लिया। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, कई किताबों में लिखा रहता है कि जो क्लोरोनियम आयन्स है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कई किताबों में तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा Cl और इसके पास नेगेटिव रहेगा, इसके पास पॉजिटिव रहेगा, और Cl रहेगा और Cl रहेगा, और यहाँ भी Cl रहेगा। मतलब इस तरीके से सब समझ सकते हैं, लेकिन मेन अपना इस तरीके से पर्पस है। तो फिर क्या करेगा कि जो बेंजीन है, ये बेंजीन ही रही ग्रीन कलर से। अब देखो दोबारा यहाँ से सुनना है। तो हम देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये क्लोरोनियम आयन बना, इसको बनते हैं इस कलर से, और इसको जो हम लोग करते हैं वो करते हैं इस कलर से। तो मतलब इस कंटेनर के अंदर क्लोरोनियम आयन्स भी आ गए हैं, और इस कंटेनर के अंदर ये FeCl4- के भी आयन्स आ गए हैं। अब ये इसके Cl+ के क्या करेंगे? बेंजीन से करेंगे रिएक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा? बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर रिंग के अब ऊपर अटैक करेगा Cl+। तो जैसे मान लो कि इसने क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है, और यहाँ मान के चलो कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो तुम्हें इसकी कुछ इस तरीके से रिजोनेंस के स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे, और पुरानी वाली वीडियो में हम काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हें समझा चुके हैं। यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा प्लस इस तरीके से, और फिर पूरी तरीके से रिजोनेंस में देखने को मिल जाएगा। तो रिजोनेंस कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ और ये HCl और ये। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है ना, ये जो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, प्लस H और Cl। तो अगर इसका हम ओवरऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते तो इसका मतलब होता है इस तरीके से HCl, और ये चार्ज इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक क्या कर रहे हैं? डीलोकलाइज्ड कर रहे हैं। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाया, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के ऊपर अटैक किया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मतलब H+ का रिमूवल होने वाला है। ये रिएक्शन स्लो होती है, इसके बाद जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। देखो अब इसको हम लोग अलग कलर से बनाते हैं। इसको अलग कलर से बनाने के लिए हम मान के चलते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से रहे पीले। अब देखो अब देखो एक कंपाउंड इस तरीके से है, देखो इस तरीके से है, प्लस और H और Cl। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रहा है, देखो ये यही है। ये क्या करेगा? और ये FeCl4- इसमें से एक H+ निकालना। इन दोनों की रिएक्शन होने वाली है, इन दोनों की रिएक्शन होने वाली, मतलब FeCl4-। तो इन दोनों की रिएक्शन होने वाली है, तो ये क्या करेगा कि इसमें से H निकाल लेगा। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे और कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो एक बार जनरल वाली देख लेना। Cl प्लस HCl प्लस FeCl3। देखो FeCl3 क्या था? कैटलिस्ट था। रिएक्शन में उसने सब कुछ कराया, लेकिन देखो बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया है। ये काम होता है कैटलिस्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैकेनिज्म तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई समस्या रह गई हो तो कम से कम इस वीडियो को 3 बार देखना। जो पॉइंट समझ में नहीं आए, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर हम इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। जब मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी, कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है। देखो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन डालो तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारे पास SO3H ग्रुप होता है, मतलब सल्फोन से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो सल्फोनिक एसिड का यहाँ काम होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जो SO3H ग्रुप होता है वो बेंजीन में जो H लगा होता है वो क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, और ये रिएक्शन हो जाती है। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन होता है
उसमें बेसिकली जो हम रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, या हम कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, मतलब H2SO4 से। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और किस में कराते हैं कि SO3 की प्रेजेंस में। तो देखो हमने क्या के लिए ए लिया SO3 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर के मतलब 330 केल्विन। तो जो है कंपाउंड देखने को मिलता है, कंपाउंड मिलता है इस तरीके से, ये रहा ऐसा ऐसा, और यहाँ आ जाता है SO3H, और फॉर्मेशन होता है किसके, H2O का। एक बात क्लियर हो गई हो कि नहीं? देखो वैसे हम सल्फोनेशन हम दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं। जैसे दूसरे तरीके से कराना हो कि बेंजीन लो और उसके अंदर तुम डालो ClSO3H, इसका जो नाम होता है वो क्लोरो सल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड जब हम कराते हैं तो कंपाउंड हमें सेम टू सेम वही मिलता है, बस इसके साथ हमें HCl मिलता है। यहाँ H2O मिलता है तो यहाँ HCl मिलता है, लेकिन कंपाउंड वही देखने को मिलता है। इतनी सी बात क्लियर होगी। अगर कोई पूछ ले इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो बता दूं कि नॉमेनक्लेचर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं इसका नाम होगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है, और सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इस वाले ग्रुप की वजह से सल्फोनिक एसिड इसका नाम आ गया है। अब हम बढ़ते हैं किसके आगे, देखो तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना, ताकि अगर मैकेनिज्म समझ लोगे तो तुम्हें पूरे टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुम कितनी रिएक्शन रटोगे, अगर तुम्हें मैकेनिज्म आती है तो तुम हर रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लोगे, अगर मैकेनिज्म नहीं आती तुम रटते रहना। तो देखो इसमें तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो SO3 है ना, SO3 मतलब सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यही है क्या, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। वैसे बताते हैं कि जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया था कि इसकी मैकेनिज्म में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला स्टेप जो होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का क्या किया जाता है, जनरेशन किया जाता है। तो देखो तुम्हारे पास H2SO4 है, तो एक किस तरीके से जनरेट होगा, H3O प्लस HSO4 माइनस और SO3। देखो ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए क्या है, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इसके पास कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो आखिरकार इसे देखो 6 हैं, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए पड़ते हैं, तो इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत तो है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो दूसरा स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जो बेंजीन रिंग होता है उस पर क्या करता है, अटैक करता है। H यहाँ है, तो क्या करेगा, SO3 का यहाँ अटैकिंग होगी। और ये स्टेप होता है स्लो, इसलिए से बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जो सबसे स्लो दौड़ेगा वही डिसाइड करेगा कि रिले किसने हराई है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर तुम इस रेजोनेंस से परेशान रहते हो तो मैंने रेजोनेंस से रिलेटेड एक बहुत अच्छी वाली वीडियो बना के रख दी है, अगर तुम उसको देखोगे तुम्हें हर एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। SO3 माइनस, फिर इस तरीके से, मतलब ये सब जो हम ये बना रहे हैं रिजोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर फिर थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा समझना है तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल में जाके ढूंढ लेना, रेजोनेंस बाय KP सिंह सर्च करना तो तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि अगर एक एक चीज़ बहुत जगह बार बार समझाएंगे तो वीडियो भी लेंथ बड़ी हो जाती है, और फिर मेन बात है कि थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। तो ये बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये प्लस। अगर इससे पहली वाली वीडियो भी अगर तुम देख लोगे तो मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई है? देखो क्योंकि जब इसने ये अटैक हुआ होगा, यहाँ आया होगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए होंगे,
इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज इसको इस यहाँ का गैप फुल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन दौड़ाओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पैर दौड़े, ये वाला यहाँ दौड़े, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाले यहाँ दौड़ेंगे, जब ये वाले यहाँ दौड़ेंगे तो इसके पास आ जाएगा और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जो डीलोकलाइजेशन मतलब चार्ज की यहाँ से वहाँ जो दौड़ हो रही है वो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक हो रही है, तो ये बना दिया है। बेसिकली तिलक लगा लिया कि नहीं उसने। और इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होते क्योंकि इसने अभी अपने सारे रूल तोड़ दिए हैं। याद रखना, इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है ना H+ होता है, बेंजीन में से हटाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, बेंजीन में से हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो हटाते किस तरीके से हैं वो बताते हैं। इस तरीके से प्लस है, SO3 माइनस है, AH है। अब देखो HSO4 माइनस, क्योंकि अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे इस पॉइंट पे, देखो ये वाला तो यूज़ हो गया है, अब इसकी तो बढ़ गई ना कमी, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हाइड्रोजन को खींचेगा तो हाइड्रोजन आएगा बिना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं छीन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें यूज़ हो जाते हैं। जब ये कंपाउंड बनता है और ये रिएक्शन होती है बहुत फास्ट, कैसे होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो इस तरीके से, और ये कंपाउंड रहा इस तरीके से, ये रहा और ये रहा, SO3 माइनस प्लस H2SO4। अब देखो इतनी चीज़ बच गई है, हो गई है कि नहीं, अभी इतना आया है, ये यूज़ हो गया है, ये यूज़ हो गया, अब ये रह गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये वाला यूज़ हो जाएगा, ये वाला होगा ये इस तरीके से यूज़, ये रहा SO3 माइनस, SO3 माइनस की रिएक्शन को H3O+ से, तो प्लस नेगेटिव ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, वो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, SO3H प्लस H2O। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मुझे उम्मीद है कि एक चीज़ तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई समझ में तो एक वो जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, उसको ज़रूर देख लेना, 101% तुम्हें समझ में आ जाएगी। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसके अंदर हम रिएक्शन भी पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं इसकी रिएक्शंस के बारे में। देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। मतलब नाइट्रेशन मतलब है कुछ ना कुछ नाइट्रो से होने वाला है, और नाइट्रेशन मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बेंजीन से कनेक्शन होने वाला है, मतलब बेंजीन आ गया नाम। तो इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन का एक H मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करा जाता है नाइट्रो ग्रुप से। नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 से। समझे कि नहीं समझे? इसकी रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से कि हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कितना टेम्परेचर, 330 केल्विन। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलती है। वैसे बता दें कि इसका एक माइंड मैप बना के दे देंगे, जितनी भी रिएक्शन है तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ये रहा H2S, इसका नाम लिखना, उसका हो जाएगा नाम नाइट्रो बेंजीन। अगर नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आती हो तो एक बार नोमेनक्लेचर देख लेना, तुम्हारी वो भी दिक्कत पूरी हो जाएगी। ऑर्गेनिक देखो सेकंडों के अंदर रिएक्शन हो जाती है, मैकेनिज्म समझने के तो मैकेनिज्म भी आ जाएगी। जब मैकेनिज्म में आ जाएगी तो तुम्हें पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो हमने वैसे जनरल वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की, उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, लुईस एसिड या प्रोटोनिक एसिड। तो यहाँ यूज़ कर रहे हैं H2SO4 मतलब प्रोटोनिक एसिड की। तो कुछ इससे इस तरीके से बनता है कि H+ प्लस HSO4 माइनस, मतलब इससे अगर आयोनाइज कराओगे इस तरीके से होगा। अब हमारे पास क्या है, HNO3 है। तो अगर तुम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाओगे तो N डबल बॉन्ड NO माइन और AO और H, इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर। अभी मान लो एक कंटेनर है तो इसके अंदर H+ भी है और SO4 माइनस भी है और ये भी कंपाउंड है।
तो क्या करेगा, H+ और इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो H+ होता है वो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। तो इस तरीके से दौड़ा तो तुम्हारे पास कंपाउंड देखने को मिलेगा O लोन पेयर, H N डबल बॉन्ड O और O माइनस प्लस और यहाँ H। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब देखो नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है कि एक लोन पेयर, तो इसकी दौड़ लगेगी यहाँ को, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि वहाँ देखो सुनो इस तरीके समझो, जैसे मान लो एक गड्ढा है, गड्ढे को मान लो पॉजिटिव और यहाँ मान लो पानी है और पानी ये नेगेटिव चार्ज को मानो पानी, तो ये पानी क्या करेगा कि इस गड्ढे को भरने की कोशिश करेगा। इसमें भी कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो कंपाउंड कुछ रिएक्शन होती है इस तरीके से, रिवर्सिबल है, तो इसको भरने के लिए दौड़ेगा, तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O और इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज और क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये ब्रेक, तो कंपाउंड बनेगा H2O। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर नहीं समझ में आई तो P ब्लॉक में देखना, तो ये सब कंपाउंड P ब्लॉक के हैं, वहाँ तुम्हें और अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ भी है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आखिरकार यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों और यहाँ भी आपने पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा है, तो हम समझाते हैं। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया ताकि इसके पास तो दो लोन पेयर होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर ये H+ खा गया, क्योंकि ये तो बेकार ही आया था, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन फिर भी बॉन्डिंग बनाने आ गया, मतलब कुछ है नहीं, फिर भी शादी करने चले आए वहाँ से। तो इसने किया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास बोझ आ गया है। अब इसको अपना बोझ पूरा करना है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर दो लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये इसको यहाँ खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसे तो भैया का ये करना है, तो इसे तो अपना इस तरीके से खुश रहना है। समझे कि नहीं समझे? तो अब यहाँ तिगड़ा मतलब लड़ाई चल जाएगी, क्योंकि ये भी चाहता है कि हम खुश रहें और ये भी चाहता है हम खुश रहें। तो दो लोन पेयर लेके यहाँ भागेगा। अगर ये मान लो दो लोन पेयर यहाँ लेके भाग गया तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, कि जैसे मान लो A एंड B है, ये लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर A लेके भागा तो इसके पास प्लस आ जाएगा, सॉरी इसके पास नेगेटिव आ जाएगा और B के प्लस आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये वही पॉजिटिव है। और ये जो नेगेटिव है वो यहाँ फिल करने की कोशिश करेगा, तो डबल बॉन्ड बना लेगा ना, कंपाउंड बनाएगा इस तरीके से, समझे? मतलब H2+ NO2+। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है? देखो अगर हम सिंप्लिसिटी मतलब आसानी के लिए देखो, इस तरीके से याद रखना, H2SO4 HOO और NO2, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड की हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो कुछ कहानी इस तरीके से हुई कि HO+ HNO2, देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो अपना H+ सबसे वो उसका H+ रिलीज होगा, समझ रहे हैं ना? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका H+ आएगा रिएक्शन में। तुमने देखा कि HSO4- मतलब इसने एक H इसको दे दिया, इसके पास नेगेटिव आ गया, इसके पास आ गया पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। प्रोटोनिक नाइट्रिक एसिड क्यों? क्योंकि इसको प्रोटॉन मिला है। तो रिएक्शन और आगे प्रोसीड होगी, तो प्रोसीड होगी कि ए ब्रेक हो जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा O लोन पेयर H। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया इससे अच्छा तुम सिंपल सी रिएक्शन याद कर लेते ना तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन कुछ बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। तो जो NO2+ आया है, तो ये NO2+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब पहला स्टेप हमारा हो चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई है? किस तरीके से क्या हो रहा है? इसी तरीके से हो रहा है कि ये इस पर अटैक करेगा तो इस पर आ जाएगा, तो ये इस तरीके मतलब ये फिर ये लोन पेयर यहाँ खींच लेगा, ये वाला यहाँ पार्टिसिपेट और यहाँ हो जाएगा। अगर याद नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, सिंपल सी स्टेप याद रखते जाना।
अब दूसरा स्टेप है, वो स्टेप होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ है वो बेंजीन पे अटैक करेगा। तो ये रही तुम्हारे पास बेंजीन रिंग H+, और ये रहा तुम्हारे पास NO2 इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करेगा इसका, देखो ये प्लस है, ये लोन पेयर होते हैं यहाँ मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ अटैकिंग हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, रिजोनेंट स्ट्रक्चर बनता रहेगा। अपन को उससे मतलब नहीं, रिजोनेंट स्ट्रक्चर मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ। तो एक बार रिजोनेंट स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि तुम्हें वहाँ से हर एक चीज़ समझ में आती जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए 2-3 बार वीडियो देखने पे, तो मुझे क्या करना, कमेंट कर देना। जब कमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें हर चीज़ आसानी तरीके से समझा सकता हूँ। जब तक तुम डिटेल में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर बताओगे, तब तक मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, मेरी आदत बोलने की, तो मैं बोलता रहूँगा। तो मैं ध्यान दो कि मैं किस तरीके से क्या कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो, आखिर में हर चीज़ समझा दूंगा। इन सब का रिजोनेंट स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो बनता है इस तरीके से। इसका कहने का मतलब है कि चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज होने का मतलब इस तरीके से बन जाता है। देखो इसका मतलब इस तरीके से है कि NO2 ने यहाँ अटैक किया होगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गया होगा और यहाँ चिपक गया होगा, तो ये चिपक गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ चले गए हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो उन्हें जानते हो चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलेगी। मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, यहाँ दौड़ेंगे, मतलब इसके गैप पूरा करने के लिए तो दौड़ेंगे, तो डबल बॉन्ड बना लेंगे। जब यहाँ से यहाँ दौड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ के लोन पेयर क्या करेंगे कि इसका गड्ढा पूरा करने के लिए आएंगे, तो एक गड्ढा पूरा करने के लिए आएंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब कहना है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकलाइज हो रहा है। कितनी स्पीड से बोल सकता हूँ मैं, तुम्हें देखा। तीसरा स्टेप जो हम देखते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसको मैं 10 बार समझा चुका हूँ 10 वीडियो में। अगर उसमें से तुमने एक भी कोई वीडियो देखी हो, केमिकल बॉन्डिंग देखी हो, उससे पहली वाली वीडियो देखी हो, तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आती जाएगी। अब तीसरा स्टेप जो हमारा होता है कि जो बेंजीन रिंग में होती है उसमें से हमें क्या करना है, प्रोटॉन हटाना है। क्या प्रोटॉन हटाने का मतलब होता है कि उस बेंजीन में से हमें H+ हटाना है। तो H+ मान लो ये NO2 है और ये रहा H, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये बच गया ना, ये रहा HSO4-। तो क्या करेगा, ये चीज़ इसके साथ दौड़ जाएगी, क्योंकि ये इसको खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये कहेगा बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब चॉकलेट देने वाले, आ जाओ। तो चला जाएगा बेचारा, भूला भाला हो जाएगा, उसे क्या पता उसकी बेंजीन से दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन जब ये अकेला H+ जाएगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस रिंग को दे देगा। तो रिंग क्या कर लेगी, डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगी। तो डबल बॉन्ड ये रहा। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि इस टॉपिक को मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूं। तो अगर वो देख लोगे, जनरल वाली देख लोगे, इससे 2-3 पहली वीडियो देख लोगे, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जब ये चीज़ नेगेटिव, जब ये चार्ज यहाँ दौड़ता है तो ये यहाँ आ जाता है। तो लेकिन देखो ये इसके पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते, लेकिन जब प्रोटॉन का रिमूव हो जाता है तो दोबारा प्रोटॉन इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतना याद हो जाएगा। लेकिन बेसिकली बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे सिर्फ इतना ही याद करेंगे। मुझे पता है तुम बहुत लोग चालू आदमी हो, तो इसको याद करने का तरीका इस तरीके से है कि इस तरीके से बेंजीन बनाओ, H बनाओ और HNO3 बनाओ। और बेसिकली क्या कर रहा है, H2 निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में से OH हटा दो, और OH हटने के बाद तुम्हारे पास क्या बचता है, NO2 बचता है। तो NO2 को इसकी जगह चिपका दो। कुछ बच्चे और ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो कुछ पता क्या सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको हम एसिड मान लेते, तो देखो एसिड बेस की रिएक्शन ही तो हो रही है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। सब अपने अपने दिमाग से समझने की ज़रूरत होती है, तो समझो, मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझसे ज़्यादा कई गुना इंटेलिजेंट हो, तुम्हें हर चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई समझ में तो कम से कम 3 बार देखें। मैं कितने जल्दी भी पढ़ाऊँ, मुझे पता रहता है कि मुझे किस तरीके से क्या पढ़ाना है। और